हमारे प्यारे मित्रों और दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो मैं कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो कहानी का सारांश लेके आए हैं, दिल थाम के सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा मित्रों। और अगर ये कहानी दिल को ना छू जाए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ऐसी कहानी है कि जिस घर पहुंच जाएगी उस घर में कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा, उस घर में कभी अलगाव नहीं होगा। यह ऐसी प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बुद्धिमान माँ की कहानी, माँ की दिल को छू लेने वाली माँ की कहानी। दोस्तों, माँ का एक ऐसा उपदेश इस कहानी में आज आप लोगों को सुनने का मिलेगा, जिसे सुन करके चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, कितनी भी बड़े परिवार क्यों ना हो, उस परिवार में बिखराव नहीं होगा। ये हम 100% गारंटी लेते हैं। इस कहानी को दिन भर में आप जिसके घर में एक बार ये कहानी बज जाएगी, जो भी एक कहानी को एक बार सुन लेगा, उसके घर में कभी कोई अलगाव नहीं होगा, कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, भाइयों भाइयों में कभी मनमुटाव नहीं होगा। इसी उद्देश्य से कहानी पहुंचाएं। और मित्रों, आप लोगों से निवेदन करते हैं इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा दान क्या दान है? ज्ञान का दान। हमारे सभी ऋषि मुनि भगवान भी कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान दान का ज्ञान है। इसलिए दान समझकर दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचेगी तो सबका परिवार एक लंबा परिवार बनेगा। और संयुक्त फैमिली ही विकास की फैमिली होती है। जिस घर में संयुक्त फैमिली है वही फैमिली देश में विकास करती है, घर में समाज में मान सम्मान मिलता है, और वही घर स्वर्ग से सुंदर घर होता है, और उसी घर में माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। इसलिए दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है मित्रों। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम। और मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकॉन का बटन ऑन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस ज्ञान का, जिसके पास ज्ञान है वही समाज में महान बनेगा, वही महान है। चलिए दोस्तों, एक कहानी जो है बहुत पहले ज़माने की है। वहाँ एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रहते थे। यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है, माँ ने अपने बेटों को बताया था। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने इतने ढेर डोर डांगर खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वह सब एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। फसल काटने के लिए तैयार खड़ी थी और पके धान की बालियां धीमी धीमी बाजार में लहरा रही थी। माँ की आवाज़ में गर्व था। ये सब अपने बेटों से बता रही है। हाँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना अब भी याद है। राम जो सबसे छोटा था बोला, मुझे खलियानों में काम करना बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। वह किसान का बेटा था और अपने पिता की तरह ही खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, आज तरह तरह के काम। फिर भी अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत ही प्यार था। श्याम और राधे आगे पढ़ना चाहते थे। माँ अपने दोनों बड़े बेटों की तरह देखती हुई बोली, और तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर ज़मीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वह बहुत कद्र करते थे, और इसीलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या कलेश नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। उनकी अंतिम इच्छा यही थी, और इसी विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। तुम्हारे पिता की यही अंतिम इच्छा थी। हाँ माँ, श्याम बोला। हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे माँ, हम कभी भी पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। श्याम, उनका ज्येष्ठ बेटा पंडित था।
उनका ज्येष्ठ बेटा पंडित था। गांव और उसके आस पास के लोग श्याम से बहुत मामलों में राय लेने आते थे। सो श्याम का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। राधे वकील था और वकालत उसे बहुत ही अच्छी थी। अच्छी खासी आमदनी भी अपने वकालत से वह कर लेता था। मुश्किल यह थी कि राम का काम मेहनत मशक्क़त का काम था। वह सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। इससे राम की पत्नी बहुत दुखी थी। मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। एक रात राम से बोली। वह खेतों से लौटा ही था और भोजन के बाद खाट पर पड़ा सुस्ता रहा था। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया था। कुछ देर पहले उसने अपना घर बनाया है और वहां गृह प्रवेश करना चाहता है। पर मैं कैसे जा सकता हूँ? राम थकी हुई आवाज़ में बोला। इतना काम जो पड़ा है। आप सदा यही कहते हैं, पत्नी तमक कर बोली। तो क्या हम सभी कभी नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ। जी नहीं, राम पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं जाएगा। जैसी ही तुम्हारी मर्जी, राम जम्हाई लेते हुए बोला। क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपके भाई लंबी तान कर बड़े पड़े रहते हैं, वह आराम से सोए रहते हैं? वह चिढ़कर बोली। आखिर आप तो उनके हिस्से की ज़मीन की भी देखभाल करते हैं और वह अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहाँ चले जाते हैं, और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। यह तो अन्याय है ना? राम की आंखों में अब नींद कहाँ। आप तो मेरी बात मानिए, उसकी पत्नी कह रही थी। जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो राम के कानों में हर रोज़ यही बात सुननी पड़ती और राम को लगा कि शायद उसकी पत्नी ही सही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज़्यादा अहम है। मेरे ही वजह से दोनों इतने ठाट बाट से आराम से रहते हैं। उसने सोचा। एक रोज़ जब सब नाश्ता कर रहे थे, राम ने माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए, वह अलग होना चाहता है। क्या कह रहे हो राम? माँ को सुनकर धक्का लगा। माँ अचंभित स्वर में बोली, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। एकाएक क्या हो गया तुम्हें बेटा? एकाएक क्या हो गया? माँ गंभीर शब्दों में बोली। अगर राम यही चाहता है तो यही सही। श्याम शांत स्वर में बोला। ठीक है, माँ ने हामी भर दी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो राम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं मानते हो कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए गए। राम बहुत बढ़ चढ़कर सब चीज़ें सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। एक दिन उनकी माँ बोली, मेरे बच्चों, किसी भी ज़रूरी काम को करने से पहले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहाँ चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ माँ यात्रा पर निकल पड़ी। मंदिर में दर्शन के बाद वह लौट रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लगी है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेंगे। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही एक खाने की दुकान थी। जब तीनों भाई रुपए की थैली ढूंढने लगे तो थैली नादारत थी, थैली नहीं थी। ओह, राम बोला, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंपा था। माँ ने भी थैली को बहुत ढूंढा पर उसका नामो निशान भी ना मिला। अब क्या करें? राधे बोला, अब तो एक ही उपाय है माँ,
अब तो एक ही उपाय है, माँ ने राय दी। मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों को गांव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे और ना घर लौट पाएंगे। बेटों ने राय मान ली। तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। गांव में काम के लिए निकल पड़े। चलते चलते राम को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। क्या बात है मित्रों? राम ने पूछा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है, एक गांव वाला बोला। राम कुछ देर सोचकर बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो क्या मुझे इनाम में दोगे? क्या इनाम मिलेगा? चांदी की 100 मुद्राएं, गांव वालों ने खुशी से कहा। राम तो बहुत निपुण किसान था। बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से राम की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक 100 मुद्राएं दे दी, जिन्हें देखकर राम मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते राधे ने भी पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को देखा। एक पेड़ के नीचे सारे व्यक्ति बैठे हुए थे, जो काफ़ी दुखी लग रहा था। वैसे तो बहुत संपन्न दिखता था, पर किसी वजह से परेशान था। किस बात की चिंता है मित्र? राधे ने पूछा। तुम उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? जी, अगर आप कर सके तो, आदमी ठंडी सांस भरकर बोला। हम 4 भाई हैं, वह कहने लगा। वह आदमी कहने लगा, मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी में होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। कहते हुए वह रुका। बहुत अच्छा, राधे बोला। तो वो एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। राधे को मामला बहुत रोचक लग रहा था। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, सो वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस कारण से इतने दुखी हो? राधे इस अनोखी कथा का अंत जानने के लिए उत्सुक था। यहाँ से तो मेरे दुख की कहानी शुरू होती है मित्र। एक चिंगारी उस तेल सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वह रुक गया और राधे की ओर देखने लगा। फिर क्या हुआ? राधे बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रहा था। वहाँ से आग आस पास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा, जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की ही थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। राधे वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल सा हल ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता ना करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? चांदी के 500 सिक्के आदमी ने बोला। तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। जब राधे गांव पहुँचा तो वट वृक्ष के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात सुनने के बाद राधे बोला, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी कि इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ, गांव वालों ने कहा।
क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? राधे ने पूछा। हम मानते हैं, गांव वाले बोले। बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती। उसकी 3 टांगें जो ठीक थी उनकी वजह से ही वह भाग सकी। राधे अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। हाँ यार, सच है। अपनी 3 टांगों पर ही वह भाग सकी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधे की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधे को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। राधे पैसे लेकर मंदिर लौट आया। इस बीच श्याम, जो सबसे बड़ा था, ने भी चलते चलते एक घर के किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? उसने दरबान से पूछा। श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं, दरबान बोला। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबार मंत्री से आज्ञा लेकर शाम को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय आंसूपूर्ण हो रहे थे। क्या बात है मंत्रीवर? श्याम ने पूछा। यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजा लोग भी अजीब सन की होते हैं। मंत्री ने श्याम को देखकर और उसके शब्दों से अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान पुरुष है। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इतना कहकर मंत्री फिर रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद श्याम बोला, चिंता ना करें पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री तो मंत्री था, उसने भी अपने रुतबे को ध्यान में रखकर जवाब दिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह शान से बोला। श्याम ने मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले जाए। वहाँ से हाथी को एक ऐसी नदी के किनारे ले जाया जाएगा जहाँ बहुत सी नौकाएं ढेर सारी खड़ी थी। कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करें। श्याम ने कहा। ऐसा करते ही नौका पानी में धंसने लगी और धंसना रुक गया। जहाँ तक नौका धंसी है, कृपया वहाँ निशान लगाइए। उसने वहाँ खड़े अफसरों से कहा, जो उसे बहुत हैरानी में देख रहे थे। जब हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया गया, तब तक भरते रहिए जब तक नाव पुराने न लगे निशान तक धंस ना जाए। मतलब नाव का जहाँ तक निशान है उस गड्ढे तक वहाँ तक भर दीजिए, वह बोला। ऐसा होते ही वह बोला, इन पत्थरों को तौलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि हजारों स्वर्ण मुद्राओं के साथ उन्होंने श्याम को कुछ और भी मुद्राएं भेंट कर दी, और भी वस्तुएं दी, मुद्राएं दी। श्याम उन्हें लेकर मंदिर लौटा जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने छककर भोजन किया, चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वह गुमी हुई थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। माँ ने वह थैली रखी थी, अपने बेटे और बहू को दी। मैंने जानबूझकर इसे छिपाया था, माँ ने कहा। उसका स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना अपना महत्व है। राम, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं, जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आते हैं। राम और उनकी पत्नी को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहने लगे। बुद्धिमान माँ को संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई थी वह अब भर चुकी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो और ये कहानी आपको लगता है कि ये जिस घर में बिखराव है, जिस परिवार में बिखराव है, जिस परिवार में मनमुटाव चल रहा भाई भाइयों में, उस घर तक ये कहानी पहुंचाया जाए। हो सकता है इस कहानी को सुनकर कुछ प्रेरित हो जाए। 1000 घरों में एक कहानी को पहुंचाएंगे तो 10 लोग भी सही हो जाएंगे, तो भी बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है मित्रों, ज्ञान का दान होता है। तो दोस्तों कहानी हर घर तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं ऐसे और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।